चलो जी, वी आर डन। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कल यार आ सकते हैं आप, मैंने आपको अलाउ तो कर दिया। अच्छा, ये क्वेश्चंस आपने करने थे। यू हैव द राइट टू आस्क एनी टाइम इनको व्हाट्सएप के ऊपर। आज हमारे पास है इज़ द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये वाला, ठीक है। स्टार लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, टिक लगा हुआ है, मीन्स दैट जहाँ जहाँ टिक है इसका मतलब है आई हैव गॉन थ्रू दैट। ये नॉर्मली यंग डबल स्लिट की तरह इसके बीच में मल्टीपल स्लिट्स होती हैं और उनको हम लाइंस कहते हैं, और तकरीबन कितनी होती हैं 500 to 1000 पर मिलीमीटर। ये जो पर मिलीमीटर है इसको आपने बड़ा कंसिडर करना है। ये 1000 पर मिलीमीटर्स मीन दैट कि इसके जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो दिस वन है, पर मिलीमीटर मीन्स दैट if you remove the millimeter you have to insert that one, और ये जब 1000 के बराबर आएगा तो that makes ये जब ऊपर जाएगा तो that makes 1000 into 10 की पावर 3 which is at the order of 10 power 6, ठीक है जी। फाइट तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ लाइन सेपरेशन इतना आता है। ये बेसिकली चूँकि डिनोमिनेटर में होता है तो फिर ऊपर जाके 10 की पावर -6 बनता है। एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको। ये भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, नॉर्मली यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मटेरियल बाय पासिंग लाइट्स ऑन देम। अभी तक मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा कि जिसमें वो कहे कि पर्पस ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है, लेकिन नॉर्मली आपके A2 में जब क्वांटम का टॉपिक पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि जब इसके ऊपर से डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर से लाइट पी जाती है और वो ग्रेटिंग से पास करती है तो उनकी जो मैक्सिमाज और मिनिमाज हैं उनमें डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं। डिफरेंट पैटर्न की वजह से वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते हैं। खैर ये हमारा कंसर्न नहीं है अभी तो कंसर्न ये है कि ये भी बेसिकली मैक्सिमास और मिनिमास को फॉलो करता है। कैसे? आपके पास जी जो आप बात कर रहे हैं कि पैटर्न्स पे डिफरेंस आते हैं, ये उसकी भी बात कर रहे हैं जो लाइट की डुअलिटी पे वो करते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। हाँ वो भी है वो जो वो देखे ना, वो तो सिर्फ इतनी सी बात है कि जब आपने लाइट को प्रूफ करना होता है कि ये वेव है तो आप जब उसको डबल स्लिट में से पास करते हैं तो वो डायफ्रैक्ट करती है जी। तो डायफ्रैक्ट को आप एसोसिएट कर देते हो कि ये डायफ्रैक्शन जो है वो वेव फिनोमेना है, सो दैट्स व्हाई द लाइट बिहेव एज अ वेव एज वेल। समझ गए? तो वो वाला है, ठीक है। जो क्वांटम के अंदर एक और बात आती है कि बेसिकली एक मटेरियल जो है वो दूसरे मटेरियल से कैसे डिफर कर रहा है, ठीक है। या जैसे आपके एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो सन के ऊपर डिफरेंट कलर्स देख रहे होते हैं तो उस हिसाब से वो फिर उनकी जो गैसेस हैं उनके बारे में, उनके वॉल्यूम्स के बारे में एस्टिमेट लगा रहे होते हैं, ठीक है ना, जो कलर स्पेक्ट्रम है उसका। खैर वो बात की बात है जो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे डबल स्लिट नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल स्लिट है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेटिंग विच इज़ दिस वन, और इसके अंदर पिन्स की फॉर्म में बहुत ज़्यादा स्लिट्स बनी होती हैं, ठीक है। जो लाइट है मोनोक्रोमेटिक लाइट है, दैट फॉल्स परपेंडिकुलर टू द स्लिट, ठीक है, और फिर वो डायफ्रैक्ट कर जाती है। इसके अंदर एक्स्ट्रा बात ये है जो पहले डबल स्लिट में डिस्कस नहीं हुई, वो ये कहता है कि ये जो मैक्सिमस बनते हैं, जैसे ये 0th ऑर्डर है, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकंड मैक्सिमा, तो उसने इन मैक्सिमस को ऑर्डर का नाम दिया है। 0th ऑर्डर होगा बिल्कुल सेंट्रल फ्रिंज, और जो फर्स्ट वाला होगा उसको फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर इसके एंगल्स को एसोसिएट किया हुआ है कि जो सेकंड ऑर्डर है उसका एंगल जो है वो 0th ऑर्डर से कितना है, जो फर्स्ट है उसका ऑर्डर कितना है। तो ये जो बात है ये बेसिकली एंगल और नंबर ऑफ ऑर्डर से, नंबर ऑफ मैक्सिमा ये नहीं हो गया आपके जो है उसको इसने नंबर ऑफ ऑर्डर्स का नाम दिया है कि मैक्सिमा अगर थर्ड नंबर मैक्सिमा है 0th ऑर्डर से तो आपका ऑर्डर नंबर 3 होगा। जितने ऑर्डर्स ऊपर हैं उतने ही ऑर्डर्स नीचे आते हैं। और कभी कभी ये सवाल भी आता है कि जी ये लाइट है, इसकी कंडीशंस दे देता है, इसमें कितने ऑर्डर्स फॉर्म करेंगे वो, ठीक है। तो इसको नॉर्मली डिफाइन करते हैं कि इट्स अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल विद लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स। दीज स्लिट्स जिसको लाइन्स कहते हैं हम,
दीज स्लिट्स आर वेरी नैरो, ज़ाहिरी बात है एक छोटी सी जगह के ऊपर इतनी ज़्यादा आ गई हैं तो वो नैरो ही होंगी। जो अमूमन डबल स्लिट के अंदर स्लिट सेपरेशन है वो तकरीबन 1 मिलीमीटर का होता है। अगर आपने उससे आगे वाले क्वेश्चन जो कि इस नोट्स में दिए हुए आपने किया तो उसमें क्वेश्चन आता है कि एक एस्टिमेशन बताओ जो यंग डबल स्लिट में 2 स्लिट्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो कितना है, तो वो तकरीबन 1 मिलीमीटर होता है, जबकि ये 1 मिलीमीटर में काफ़ी सारे होते हैं ये, तो फिर ये स्लिट सेपरेशन इनका बहुत ही क्लोज है। कहता है दिस कैन बी यूज फॉर ऑब्टेनिंग इंटरफेरेंस पैटर्न। तो फिर मेनली क्या पर्पस हुआ इसका डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, कि ये भी बेसिकली इंटरफेरेंस पैटर्न ही देता है, ठीक है। और हमारे पास एक इक्वेशन स्टैब्लिश हो जाती है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो एक आपने अच्छा, एक आपने इक्वेशन ली थी x इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर x इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए विच वॉज एसोसिएटेड विद द यंग डबल स्लिट, और उसका आपने एनालिसिस किया था कौन सी किसके साथ रिलेट करती है, और वो टॉपिक डन हो गया था। ये भी ऐसे डन हो जाता है। जो d है ये क्या है, ये आपने सीखना है। साइन थीटा तो बेसिकली ये एंगल्स हैं उनकी साइन वैल्यूज है। ये नंबर ऑफ मैक्सिमाज हैं, उसकी पोजीशन है कि कितने नंबर का मैक्सिमा है। लैम्डा इज द मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ। डी क्या है, लाइन स्पेसिंग ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब लाइन स्पेसिंग ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये 1000 लाइंस पर मिलीमीटर हैं तो फिर 2 लाइंस के बीच में कितनी स्पेसिंग है, ये वो बात आपसे कर रहा है, ठीक है। तो डी इज लाइन स्पेसिंग ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, एन इज द ऑर्डर डिफ्रैक्टेड बीम, कितना नंबर ऑफ मैक्सिमा है। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, वो भी हमारे पास इशू नहीं है। थीटा इज द एंगल विद द नॉर्मल, नॉर्मल मैं अभी आपको दोबारा दिखाता हूँ। एन और डी आपस में रिलेट, क्योंकि ये कैपिटल एन इस वक्त फॉर्मूला में गिवन नहीं है, ये बेसिकली डी के साथ एसोसिएटेड है। इफ यू हैव अ लाइन स्पेसिंग ओवर नंबर ऑफ लाइंस, अब इसको ज़रा समझें, ये दैट इज इक्वल टू 1 ओवर n। अगर आपके पास 1000 लाइंस हैं, 1000 स्लिट्स हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, तो जो लाइन स्पेसिंग होगी वो 1 डिवाइडेड बाय 1000 होनी है, ठीक है। अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो पर मिलीमीटर है या कैसे है, वो मैथमेटिकल उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी करनी है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल सिंपल है कि d इज इक्वल टू 1 बाय n। कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं यानी नंबर ऑफ स्लिट्स हैं, उनको अगर आप डिवाइड कर दें तो आपके पास 1-2 स्लिट्स की आपस में स्पेसिंग या सेपरेशन निकल आता है, जिसको लाइन सेपरेशन कहते हैं, ठीक है जी। लेकिन तो नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर है ना, d तो वो पर मिलीमीटर के हिसाब से नहीं होता। हाँ जी, तो पर मिलीमीटर के मीटर बन जाते हैं ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे वो तो आपने अपने लिहाज से कंसिडर करने हैं ना। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इसकी डिपेंडेंसी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर ना भी आप इसको पढ़ें तो आपको पता है कि थीटा कैसे रिलेट हो रहा है। फॉर्मूले को आपने ट्रांसलेट किया इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एन लैम्डा ओवर डी। तो जो साइन थीटा होता है वही थीटा के लिहाज से रिस्पॉन्ड करता है, यानी अगर थीटा 30 है तो साइन थीटा 0.5 है, तो थीटा अगर 60 है तो साइन थीटा जो है वो 0.866 है, यानी आप थीटा इंक्रीज होता है तो उसकी साइन वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो अगर आप लैम्डा चेंज करते हैं, लैम्डा इंक्रीज करते हैं, तो ज़रा देखिए पिक्चर में क्या बनता है। जब आप लैम्डा ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ का लेंगे तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर है ये बड़े पे बनेगा, बड़े एंगल पे बनेगा, एंगल बढ़ जाएगा उसका, वो फिर इस एंगल पे नज़र नहीं आएगा, बड़े एंगल पे बन जाएगा। तो आपके माइंड में ये जा सकता है कि शायद अगर एंगल बढ़ने शुरू हो जाए तो शायद हमें उतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स ना मिलें जो कि एक छोटी वेवलेंथ के साथ मिल जाते हैं। आपका ये अब आइडिया बिल्कुल ठीक होगा कि अब एंगल आपका एक्सटेंड होगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर रिड्यूस हो जाएंगे, ज़्यादा मैक्सिमस आपको नज़र नहीं आएंगे। ज़रा यहाँ पर देख लें आप इस पॉइंट को कि एन और लैम्डा आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं। अगर आप लैम्डा बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर रिड्यूस हो जाएंगे। उसके पीछे रीज़न क्या है
तो उसके रीज़न ये है कि एंगल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा स्पेस के अंदर कम मैक्सिमस जो हैं वो इंट्रोड्यूस होंगे। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? जी सर क्लियर है। अच्छा, अब आप n बढ़ा रहे हैं तो एंगल भी बढ़ रहा है, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज करोगे तो साइन थीटा भी इंक्रीज होगा और फिर थीटा भी इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन उसका फिर लैम्डा के साथ ताल्लुक नहीं है, अगर लैम्डा सेम रखते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी, अगर डी स्लिट सेपरेशन बढ़ाएंगे आप या लाइन स्पेसिंग बढ़ाएंगे आप, तो फिर ये उसके साथ जैसे जैसे ये रिलेशन के अंदर दिया हुआ है वैसे वैसे ये आप इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। आगे फिर वही उसके सवाल हैं जो जिस तरीके से डबल स्लिट के क्वेश्चंस हैं। सवाल क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ कि क्वेश्चन के लिए हमने अलग क्लासेस रखी हैं, लेकिन ये चूँकि सॉल्व है ये तो आप खुद करेंगे। इनमें से जो नहीं होगा वो आप मुझसे समझेंगे कि सर जी ये मेरी समझ के अंदर नहीं आया, ठीक है। और इसके अंदर छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, जैसे ये सामने क्वेश्चन मुझे नज़र आ रहा है, ये आपके सामने ये दो सेम ऑर्डर्स के बीच में 60 एंगल है, तो जो नॉर्मल होगा वो तो इनके सेंटर से जाता है ऐसे, तो फिर जो थीटा बेसिकली आपका होगा वो क्या होगा, वो आपका 30 डिग्री कंसिडर हो रहा होगा। ये प्लीज़ इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। ज़ाहिर बात है हमने 3 हफ्तों के अंदर इसको ख़त्म किया, तो फिर वो एक लेक्चर के अंदर तो फिर ये माइन्यूटरी लेवल पे जाके सारे MCQs कराना ये फिर वाइज आइडिया नहीं होना है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके सामने आने हैं सारे, लेकिन करें ज़रूर आप। कल तो आप मेरे साथ पास पेपर के सवाल करेंगे, जो बच्चे इसमें पीछे रह गए हैं वो प्लीज़ इसको ज़रूर करें। इसमें आगे हमारे पास आता है जी स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, थोड़ा बहुत तो आपने इसके बारे में सुन ही रखा होगा जिनकी क्लासेस में सुनी है। स्टेशनरी वेव बेसिकली बनती कब है, जब एक इंसिडेंट वेव जा रही होती है वो किसी एंगल में रिफ्लेक्ट हो जाए। हर दफ़ा ये एंगल पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। वो किसी एंगल में रिफ्लेक्ट हो जाए और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो कि वो इंसिडेंट रे के ऊपर आ जाए, ओवरलैप कर जाए इस तरीके से कि उसमें नोड्स और एंटी नोड्स बनने शुरू हो जाए। मेरी ज़रा पेंसिल की मूवमेंट देखिएगा जिस तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। देन दे आर कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास है एक सरफेस है और यहाँ से मैं इंसिडेंट वेव फेंकता जा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ से रीबाउंड वेव अगर इस तरीके से आती है, इस तरीके से कि यहाँ पर उसका भी स्टार्टिंग, इसका फिनिशिंग पॉइंट है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये नोड बन जाएगा आपका। यहाँ से वो ऐसे आके ये ऐसे 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 आ जाएगी, तो ये चीज़ें उसकी नोड्स कहलाएंगी। नोड्स को भी हम डिफाइन करते हैं, और जो हाइट वाले पॉइंट्स हैं वो उनके एंटी नोड्स कहलाएंगे। बेसिकली ये एक और टर्म इंट्रोड्यूस होगी आपके पास कि मैक्सिमास और मिनिमा का एक और नाम आ गया आपके पास। मैं ज़रा इसको रिकॉल कराता हूँ। सबसे पहले जो आपका इंट्रोडक्शन हुआ था मैक्सिमा और मिनिमा से, वो ये हुआ था कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है, ऐसा ही है। जब डिस्ट्रक्टिव होती है तो एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाती है। तो एम्पलीट्यूड का बढ़ना मैक्सिमा होता है, एम्पलीट्यूड का रिड्यूस होना, बिल्कुल ख़त्म हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड मिनिमा। और अब उसका दूसरा नाम आ चुका है कि जो मैक्सिमा है उसको एंटी नोड्स कहा जा सकता है और जो मिनिमा है उनको नोड्स कहा जाता है। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप स्टेशनरी के लिए ये वर्ड्स आप जो हैं वो एलोकेट कर दें। बाकी बेशक आप चलाए जाएं मैक्सिमा मिनिमा, लेकिन स्टेशनरी के अंदर अवॉइड करें एंटी नोड्स की जगह मैक्सिमा कहना और नोड्स की जगह मिनिमा कहना। कोशिश करें, क्योंकि ये उसकी डेफिनेशन के अंदर आ रहे हैं कि जब एक इंसिडेंट वेव, एक रिफ्रैक्टिव वेव, लुक एट दिस, when two waves of the same type traveling in opposite direction meet, they give rise to a wave that is generated by the overlap of incident traveling in opposite direction. This is called stationary wave. Stationary waves के अंदर nodes and anti nodes बनाए जाते हैं। जब आप आइडेंटिकल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर दिया करें आप, ठीक है जी। ये जो नोड्स हैं
यहाँ पर आप जो एम्पलीट्यूड है वो 0 होती है, जो एंटी नोड्स हैं वहाँ पर एम्पलीट्यूड आपकी मैक्सिमम होती है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। अच्छा, क्योंकि बड़ा सादा सा ये टॉपिक है ज़रा फेमस है। ये आगे वो एंटी नोड को डिफाइन कर रहा है और नोड को डिफाइन कर रहा है, वो मैंने आपको यहाँ पर करके बता दिए हैं। अब सिर्फ इसमें बात एक और हो सकती है कि जो डिस्टेंस ऑफ वेव है इन टर्म्स ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स, ज़रा गौर करें आप, ये आपके पास नोड है, ये भी आपके पास नोड है, तो क्या ये हाफ ऑफ वेवलेंथ है या नहीं है? बताएं मुझे। जी सर है। अच्छा, इसका मतलब है नोड टू नोड दैट मेक्स लैम्डा बाय 2, ठीक है। और उसके बाद अगर हम फर्दर नोड के ऊपर चले जाएं तो क्या ये पूरी वेवलेंथ बन जाती है या नहीं? बन जाती है। सो 3 नोड्स मेक्स अ कंप्लीट वेवलेंथ। अगर आपको वो ये कह देता है कि जी देयर आर 11 नोड्स और उसका डिस्टेंस जो है वो 100 सेंटीमीटर है, तो रादर देन कि आप अपने मेंटल मैथ को यूज़ करें और ज़्यादा मैथमेटिशियन बनने की कोशिश करें, तो आप बेसिकली एक वेव को ड्रॉ करनी शुरू कर दें, काफ़ी लंबे सा ड्रॉ कर दें आप। अब ये आपका एक नोड, ये आपके बनते जाएंगे, कैसे ये बनते जा रहे हैं? अगर मेरा ये सही बन रहा है तो देखें, एक नोड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पर ये वेव्स काउंट कर लेंगे कितनी वेवलेंथ्स बनती हैं, तो यू कैन गो विद दैट। और या डॉट्स लगा के जाने हैं तो डॉट्स लगाते जाएं, जैसे एक ये आ रहा है कि जी ये एक है नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, ये चौथा नोड है, ये पांचवा है, ये छठा है। तो अब नोड्स को आपस में मिलाते जाएं। हाफ अ वेवलेंथ, अ कंप्लीट वेवलेंथ, 1.5 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ्स, 1 2 3 4 5, 2 वेवलेंथ्स में अगर 5 आ जाते हैं तो नेक्स्ट 10 में आपके पास 4 वेवलेंथ्स आ जाएंगी, 11 में आपके पास 4.5। तो इस तरीके के सवाल आते हैं ये, ठीक है जी। तो अगर हम एंटी नोड्स और नोड का डिस्टेंस निकालें तो वो कितना होगा अयान खान साहब? एंटी नोड और नोड वो भी हाफ लैम्डा होगा ना? नो सर, कैसे होगा? ये नोड है, ये एंटी नोड है। ओ सर, क्वार्टर लैम्डा। क्वार्टर, ये वो कॉमन मिस्टेक हैं बच्चे करते हैं रश ड्राइविंग में तेज़ी के साथ। तो ज़रा समझ के कि अल्टरनेट नोड्स की बात कर रहा है, कौन से नोड की बात कर रहा है, फर्स्ट नोड एंड द थर्ड नोड की बात कर रहा है, तो फिर क्या करेंगे आप? ठीक है जी, इस किस्म की आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ तक लैम्डा बाय 4, यहाँ पर लैम्डा बाय हाफ, यहाँ पर 3 लैम्डा बाय 4 और यहाँ पर कंप्लीट लैम्डा, ठीक है जी। सो दैट इज़ द स्टडी ऑफ द स्टेशनरी। इसके अंदर अब जो स्पीड का कॉन्सेप्ट है वो सुन लें ज़रा, और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है ये सुन लें। कि कहता है कि डिस्क्राइब द स्पीड इन अ स्टेशनरी वेव। द स्पीड रिमेन सेम इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की, लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। क्यों? डायरेक्शन का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। ये सवाल आया हुआ है। ये नोड और वेवलेंथ्स, ये इनकी चीज़ें बताई हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिधर मेरा टिक लगा हुआ, प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव। आप कहीं ऐसा ना कर दें कि इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो इसमें लिख दें या इसकी क्वालिटीज़ जो है वो इसमें लिख दें। नॉर्मली ज़्यादा चांस ये होता है कि बच्चे जो हैं जब स्टेशनरी वेव को डील कर रहे होते हैं तो वो प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टीज़ लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से अब एक अलग शीट को यूज़ करूँगा इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। कहते हैं एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द मीडियम। आपने ये मेरे साथ सवाल किए भी हैं कि जिसमें कहा था जी ये जो वेव नज़र आ रही है ये प्रोग्रेसिव है या नहीं है। मैं उसका हवाला दे देता हूँ। ये मिसाल के तौर पर एक ट्रांसफ़र वेव है और इधर जा रही है और ऐसी शक्ल इसकी नज़र आ रही है। तो दिस इज particle of the medium move perpendicular to the wave, so that is a transfer wave in which energy is transferred from A place to B place की तरफ। तो ये परफेक्टली आइडेंटिफिकेशन है प्रोग्रेसिव वेव की। जो स्टेशनरी वेव है उसको देखें आप, ये मैं एक लूप बना रहा हूँ, इधर नोड आ गया,
इधर नोड आ गया। इसको बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में समझें कि ये नॉट्स लग गई हैं, इधर की कोई चीज इधर दूसरी नॉट के अंदर नहीं जा सकती, तीसरी नॉट के अंदर नहीं जा सकती, ठीक है। तो एनर्जी इसके विद इन अदर फॉर्म में चेंज हो जाती है, जिसको आप हीट कहते हैं, साउंड कहते हैं, लेकिन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ट्रेवल, यहां से निकल के इधर नहीं, इधर से निकल के उधर नहीं, ठीक है। और क्योंकि ये पार्टिकल वाइब्रेट ही नहीं कर रहा है नोड्स वाला जो है, तो एनर्जी तो डिस्टर्बेंस को आगे ट्रांसफर कैसे करेगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सारे पॉइंट वाइब्रेट कर रहे हैं, ये वाले जो है, ठीक है। ओके, मुझे देखिए कोई बच्चा। तो सर मेरा एक सवाल है, अगर ये जो वेव्स हैं ये आपस में इंटरफेयर कर रही होती है ना? हाँ इंटरफेयर है, लेकिन इसकी तो फिर जी जी, तो फिर जो उसके एंटी नोड्स हैं वो उसके अंदर तो वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में नहीं है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे? क्या चीज? मतलब वो वेव क्या कहते हैं, आपकी वेव कॉन्टिन्यूसली मतलब पीछे से भी आ रही है और रिफ्लेक्ट होके भी अपने अंदर ही मतलब रिफ्लेक्ट हो जाती है ना सर, तो वो जो आपका उसकी जब डायरेक्शन जो अहमद सुल्तान, एक मिनट जरा रुक जाओ, थोड़ा सा मुझे पूरा करने दो इसको। देखो ये जो वेव है ये अलग वेव है, ये अलग वेव है, ओवरलैप होकर इस पोजीशन में आ रही है, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगी तो ऊपर वाले नीचे आएंगे, इसके पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, उसके पार्टिकल भी अपनी जगह के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। एक सर्टन किस्म की वाइब्रेशन इसके अंदर इंड्यूस हो गई है जब यहाँ पर दो नॉट्स लग गए हैं, तो ठीक है ना। तो वो अभी हम उसके आगे 2-3 पॉइंट्स उसका जिक्र करते हैं इसके बीच में कि इनकी वाइब्रेशन जो वेव बेसिकली जो ये जहाँ पे एंटी नोड वाला पूरा सेक्शन है उसके अंदर ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करती वेव्स? नहीं, क्यों करेंगे इंटरेक्ट? सर ये सुपरपोजिशन का कांसेप्ट नहीं होगा? क्या मतलब सुपरपोजिशन? मैं भी वही पूछ रहा था सर। नहीं वो नहीं है ना, सुपरपोजिशन वाला नहीं ना आ जाता, वो नहीं आ जाता, ठीक है जी, ऑलराइट। अच्छा जी, इसके बीच में बेसिकली ये तो यहाँ पर ये वाइब्रेट करके उन्होंने ये वो दिया, वो तो है ना, यहाँ पर ये सुपरपोजिशन आपको नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरीके से आप पहले कह रहे थे कि दोनों वेव्स एक दूसरे के ऊपर आती हैं और फिर रिजल्टेंट वेव बनती है, तो इसमें रिजल्टेंट वेव बन नहीं रही है, तो इसलिए आज से ये सुपरपोजिशन वाला वो वाला काम नहीं हो जाता। सुपरपोज हो सकती हैं, ओवरलैप हो सकती हैं, लेकिन वो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन जो है ना वो नहीं करती। अगर वो उन्होंने ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ये ऑपोजिट है, उसमें एक रिजल्टेंट वेव बनती है, इसमें रिजल्टेंट वेव नहीं बन रही। ओके, अच्छा जी, द वेव फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज सीन टू मूव, ये नजर आती है, जबकि ये स्टैंड स्टिल होते हैं, पार्टिकल्स नजर आ रहे होते हैं जैसे अपनी अपनी जगह के ऊपर लूप के अंदर ही वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और सीन मूविंग में नजर नहीं आ रहे होते। वो क्यों सीन मूविंग में नजर आते हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, इस डिफरेंट पेज के ऊपर लेके जाता हूँ आपको। आपके पास ये हमारे पास ना ये आपके पास प्रोग्रेसिव वेव है, ठीक है। ये पार्टिकल्स आपके ये पार्टिकल्स इस साइड वाले नीचे आ रहे हैं सारे, और इस साइड वाले ऊपर जा रहे हैं, ऐसा ही है जी सर। अब इनके होता क्या है कि ये तुम्हारे पास, अगर ज़रा बेहतर पिक्चर में बनाता हूँ, ये तुम्हारे पास अगर एक एम्पलीट्यूड है विच इज़ ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर, तो ये पार्टिकल जब ऊपर जाता है तो ये बेसिकली ही गेट अ चांस टू मेक द पार्ट ऑफ द क्रस्ट अपनी बारी पे। वो इससे अगले वाले नीचे जा रहे होंगे और ये ऊपर जा रहा होगा, और ये फिर नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा अपनी जगह पे, फिर ये नीचे आएगा, ऐसे। तो हर पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को टच करता है, एक ही एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड होता क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। सो ईच पार्टिकल इज अटेनिंग या गेटिंग द सेम एम्पलीट्यूड वंस, मिलता है उनको ऑसिलेशंस के दौरान, 2 दफ़ा हो जाता है, 1 दफ़ा ऊपर और 1 दफ़ा नीचे। जो ये स्टेशनरी वेव का केस है, इसके अंदर हर पार्टिकल, ये मीन पोजीशन है, हर पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा होता है, अपनी जगह पे।
ये दूसरे की मोशन को फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से ये स्ट्रोब इफेक्ट दे रहा होता है। हालांकि ये मूव कर रहे होते हैं लेकिन स्टैंड स्टिल नजर आ रहे होते हैं। कर ये ऑसिलेट रहे हैं अप एंड डाउन, ठीक है, ये ऑसिलेट कर रहे हैं लेकिन अपनी अपनी जगह। ये इस वजह से सीन मूविंग नजर आती है कि ये पार्टिकल अगले वाले की पोजीशन ले लेता है, वो उससे अगले वाले की ले लेता है और ये करते करते ऊपर जाता है, जिसकी वजह से ये नीचे और ऊपर होने की वजह से आपको ये वेव जंप्स और ये नजर आते हैं। जबकि यहाँ पे हर पार्टिकल अपनी ही एम्पलीट्यूड को फॉलो कर रहा होता है, वैरायटी ऑफ एम्पलीट्यूड्स होती हैं, तो इस वजह से इसको स्टेशनरी का डजंट सीन मूविंग। अब यहाँ से एक सवाल ये भी निकलता है कि ये पार्टिकल है, इनमें से तेज कौन सा मूव कर रहा होगा? अगर ये सारे पार्टिकल जो टॉप पे होगा ना सर, जो टॉप के ऊपर होगा वो फास्ट मूव, क्योंकि सबका टाइम पीरियड एक ही है, सब ने कंप्लीट साइकिल पूरा करना, यानी 4 क्वार्टर्स के अंदर जाना है, डाउन डाउन अप अप, तो ये पूरा ऑसिलेशन इसकी मुकम्मल होगी। ठीक है, तो एक बड़ा फेमस क्वेश्चन जनरेट होता है, ये ज़हन में रखिएगा, मैंने क्लास में कराया हुआ है कि अगर इसका टाइम पीरियड जो है वो 4 सेकंड है तो 1 सेकंड के बाद पार्टिकल की मूवमेंट क्या होगी। इस वेव की भी बात कर देता हूँ, इस वेव की भी बात कर देता हूँ। ठीक है, देखें इसके 4 क्वार्टर्स किधर है, मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ, जरा देखिए आप, इसके 4 क्वार्टर्स किधर हैं। ये इसका एक क्वार्टर, ये इसका दूसरा, ये इसका तीसरा, ये इसका चौथा। इसका मतलब है क्वार्टर टाइम के बाद ये इधर होगा, एम आई राइट? यस सर। हाफ टाइम पीरियड पे ये इधर होगा, 3/4 पे ये इधर होगा और 4 पे ये इधर होना। अगर आपसे कोई कहता है कि इसका टाइम पीरियड 4 सेकंड है, 1 सेकंड के बाद इसके वेव ड्रॉ करो, तो 1 सेकंड के बाद आपका ये स्टाइल आ रहा होगा। यानी अगर आपको ड्रॉ करनी आ जाए तो फिर आप 1 सेकंड के बाद ये ड्रॉ कर रहे होंगे, ये वेव ऐसे चल रही है 1 सेकंड के बाद। ठीक है, हाफ सेकंड के बाद बिल्कुल 180 रिवर्स चल रही है, ऐसी बात की जाती है। इसका दूसरा सवाल, 5 सेकंड के बाद ये क्या होगी? अब 4 सेकंड टाइम पीरियड है तो 5 सेकंड का मतलब है एक टाइम पीरियड के क्वार्टर के बाद तो यही रूटीन आनी, दिस इज योर 5 सेकंड। तो अगर 4 इसका टाइम पीरियड है तो 1 सेकंड के बाद ये इधर से शुरू होगी, 2 सेकंड के बाद इधर से, 3 के बाद इधर से, 4 के बाद इधर से, और अगर आपके पास ये 5-6 सेकंड का पूछ लेता है, सो दिस इज योर 5 सेकंड, दिस इज योर 6 सेकंड, दिस इज योर 7 सेकंड। 5 सेकंड 1 पे और 5 सेकंड पे आपका सेम एग्जीक्यूशन है। अयान खान समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? सर ये ऑलमोस्ट उसी तरह हो गया ना, जब आप वो कहते हैं कि आपको इस एंगल से वो शुरू करना है जो आपने पहले बताया। हाँ, वो 90 और 190 180 वो ऐसे ही है। कहने का मतलब ये ड्राइंग के क्वेश्चन दोनों के आते हैं ना, आपको सिर्फ ये देखना स्टेशनरी का ड्राइंग कर पूछ रहा है या प्रोग्रेसिव का। अब इसका क्या है, 4 सेकंड टाइम पीरियड है, 1 सेकंड के बाद ये वेव किधर होगी? अगर आप बेशक पूरी बना लो, कहते हैं जी ये वेव ऐसे पूरी वेव है। ठीक है, स्टेशनरी का उसने नाम ले लिया लेकिन पूरी स्टेशनरी उसने ड्रॉ नहीं की हुई, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम खुद बना लें ऐसे। मुझे ये बताएं, क्वार्टर सेकंड के बाद ये पार्टिकल किधर होगा? मीन पोजीशन पे होगा या नहीं होगा क्वार्टर मूवमेंट में? देखो 4 सेकंड इसका पूरा टाइम पीरियड है और 4 जगह इसने ऐसे मूव करना है, 1 2 3 4 ऐसे ऊपर, तो 1 सेकंड के बाद ये मीन पोजीशन पे होगा। ये पार्टिकल 1 सेकंड के बाद किधर होगा? मीन पोजीशन पे होगा। ये सारे के सारे मीन पोजीशन पे होंगे। 1 सेकंड के बाद आपकी वेव स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये फर्क है इनमें और इनमें। 2 सेकंड के बाद किधर होगा? जो हाफ और रोटेशन आ जाती है, ये पार्टिकल इधर से उठ के इधर चला जाएगा, ये पार्टिकल इधर से और इधर से, ये 2 क्वार्टर्स हो गए इसके, तो ये मिरर बन जाएंगे। वेव की यही शेप होगी लेकिन ऊपर वाली शेप नीचे वाले पे आ जाएगी, नीचे वाले की ऊपर आ जाएगी, इनकी साइडें बदल जाएंगी, दे आर कॉल्ड मिरर्ड। ठीक है जी। 5 सेकंड पे अगर वो पूछता है
तो 5 सेकंड भी बेसिकली, अगर 4 सेकंड इज़ अ टाइम पीरियड तो 5 सेकंड इज़ बेसिकली t प्लस क्वार्टर t, तो आपने ऐसे ही ट्रीट करना है उसको। ठीक है जी, कोई इशू तो नहीं है इसमें। ये अब सवाल हमने हर क्लास में किए भी हैं, नहीं है तो जब आपके सामने आएंगे तो फिर मेरे साथ दोबारा डिस्कस कर लीजिएगा। कहते हैं ऑल पार्टिकल्स डू नॉट रीच देयर मिनिमम और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट द सेम टाइम। अभी मैंने आपको बताया कि एक पार्टिकल दूसरे की पार्टिकल की मोशन को फॉलो कर रहा होता है, यानी एक पार्टिकल अपने अगले वाले पार्टिकल से पीछे होता है, तो सेम टाइम के ऊपर अपनी मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पे नहीं पहुंचता, जबकि स्टेशनरी वेव में सेम पे पहुंच रहे होते हैं। इसी वजह से तो वो सीन स्टेशनरी लग रहे होते हैं इल्यूजन की वजह से। नो पार्टिकल्स बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट आर इन फेज, वो इन फेज नहीं हो सकते हैं बिटवीन सक्सेसिव क्रस्ट। ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स आर इन फेज। एक्सप्लेन करूं इस पॉइंट को बच्चों? सर उनकी मूवमेंट एक साथ है तो इसलिए उनकी इन फेज होंगे ना। हाँ, ये तो इस वजह से है कि तो ये सारे एक तरीके से मूव करते हैं, तो नोड्स के बीच में जितना मटेरियल है वो इन फेज है, जबकि वो पार्टिकल इन फेज नहीं है, क्योंकि भाई देखें ये उसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इसका ये इधर है, ना इसकी एम्पलीट्यूड सेम है ना इसका फ्ला है। हाँ, जब इसके साथ अगला क्रस्ट आ जाएगा तो क्रस्ट के साथ वो इनफेज हो जाएगा, लेकिन विद इन द क्रस्ट वो आपस में इनफेज नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये आपके पास क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये तो दोनों इनफेज हो गए। ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये पार्टिकल नीचे जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये आपस में इनफेज नहीं है। जबकि स्टेशनरी वेव में इफ एवरीबडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन देन एवरीबडी इज मूविंग इन, मैं अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करता हूँ, एक लूप के अंदर जो दूसरी लूप होगी, एडजेसेंट लूप होगी, उसके अंदर इनका 180 डिग्री फेज डिफरेंस आएगा। ये बड़ा फेमस पॉइंट है, वो बहुत दफ़ा पूछता है कि जी यहाँ पर एक पॉइंट है x और यहाँ पर पॉइंट है y। अब यहाँ पर एक पॉइंट है x और यहाँ पर एक पॉइंट है y। अगर आपसे फेज डिफरेंस कहा जाए तो आप फिर वो फार्मूला लगाते हो जी 360x/λ, तो फेज डिफरेंस निकालते हो प्रोग्रेसिव वेव के अंदर। लेकिन इसके अंदर अगर आप लूप के अंदर हैं दोनों पार्टिकल, तो आपका फेज डिफरेंस है 0। और अगर आप x इधर है, y इधर, y और z का फेज डिफरेंस क्या है, या x और z का क्या है, तो वो 180 डिग्री। इसके केस ही टोटल 2 है। विद इन द लूप देयर इज नो फेज डिफरेंस, और विद द एडजेसेंट लूप्स देयर इज 100 डिग्री फेज डिफरेंस। ठीक है जी। पार्टिकल्स वाइब्रेट विद द सेम एम्पलीट्यूड, इनकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को रीच करते हैं। हर पार्टिकल की यहाँ पर अपनी एम्पलीट्यूड होती है। ठीक है, अच्छा ये ज़रा थोड़े से इंफॉर्मेशनल केसेस हैं, इनका कोई टाइटल नहीं है, सिर्फ टाइटल ये है कि जी अगर यहाँ पर लूप बन रही हो एक पाइप के अंदर तो n to n λ/2 होता है, लेकिन अगर 2 लूप्स बन रही हों तो फिर लैम्डा जो है वो पूरे l के बराबर होता है। ये पूरी l इसकी लेंथ है। 3 लूप्स बन रहे हो तो 1.5 लैम्डा इज इक्वल टू l होता है। तो ये आपको करना आना चाहिए कि कितनी लूप्स बन रही हैं, कितना डिस्टेंस है, मैं वहाँ से लैम्डा कैसे निकाल सकता हूँ, तो कैसे निकाल सकती हूँ। ठीक है, ये आपका मिनिमम ऑप्शन है कि 1 लूप से नीचे कोई लूप नहीं होती, ये मिनिमम लूप है। मैक्सिमम लूप का कोई, जो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी आपकी लैम्डा कम होता जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से उसने ये पॉइंट भी दिया हुआ कि स्टेशनरी वेव इन अ वन एंड ओपन पाइप, इसको, और जो आपका है इसका एक्सपेरिमेंट है स्टेशनरी वेव का, ये वाला है एक, ये एक्सपेरिमेंट है और ये एक्सपेरिमेंट है। ये खाली पढ़ने से हो जाते हैं, लेकिन मैं क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन एक्सप्लेन इसको मैं फिर आपके साथ वेडनेसडे को क्लास रखना चाह रहे हैं, ख़त्म करते हैं इस डॉपलर इफेक्ट और इसको मिला के। ठीक है सर। ठीक है, तो कल सैटरडे को तो यार 12 बजे, कल तो क्वेश्चंस करने हैं ना, आप बाकी क्लास के साथ आप समझ नहीं आनी शुरू हो जाएगी आपको। ठीक है, तो चूंकि आपको मैंने पढ़ाया हुआ भी है तो मैं उसी हिसाब से, ज़रूरी नहीं कि तेज़ क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल समझा आप ही को रहा हूँगा उसमें भी। ठीक है ना, तो कल फिर मुझे बताइएगा कि संडे को क्लास रखनी है या नहीं। ठीक है, ओके,
मैं फिर बेटा इसको स्टॉप करता हूँ, मुझे थोड़ा सा अर्ली लीव करना है, आई हैव टू गो समवेयर। तो इंशाल्लाह फिर इसके साथ करेंगे। मैं ये सर फिर मैं आपको कल देखूंगा सर इंशाल्लाह 10 बजे बेटा। आज टाइमिंग आगे पीछे नहीं करनी है, क्योंकि 10 बजे आज से पढ़ाऊँगा, 12 बजे इनके साथ क्लास होनी है, ठीक है। ये 10 से 11 पढ़ाऊँगा आपको, या 11:30, फिर उसके बाद आपके साथ इधर क्लास हो जाएगी, ठीक है। बस ठीक है सर। वो A2 के भी है ना, तो पूरे दिन लग रहे हैं साथ ही ना। जी सर। तो उनको भी ये देना होता है। ठीक है बेटा, हम इसको बंद करते हैं। थैंक यू सर। ओके बेटा, अल्लाह।